Today we will discuss the approach of study towards our board and the paper solving method. I have noticed that lots of time student think कि बस syllabus complete करना है. Please don't complete your syllabus for the completion point of view. It is always be good to complete the chapter by conceptual method. हो सकता है कभी कोई टॉपिक घुमा के दे दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे? सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो जरूरी है, बट कंप्लीट यहां से होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं. और सिलेबस हमारा बड़ा भी नहीं है. आपको मैं बताऊं, in 9th standard we might have solved R.D. Sharma or any other reference book, but in 10th that NCERT is your Bible, it is your Ramayana, it is your Gita. उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो आप हर वक्त याद रखना कि एनसीईआरटी पर कंसंट्रेट करना. सेकेंड पॉइंट, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है, मैंने ये देखा है प्रीवियस ईयर पेपर में कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ गए. यानी उसके वैल्यूज भी चेंज नहीं किए गए, उसके लैंग्वेज भी चेंज नहीं किए गए, और अगर उसमें कुछ नाम दे दिया गया है वो नाम भी चेंज नहीं किया गया. ठीक है. अब आओ कुछ गलतियों के बारे में हम देखते हैं कि बोर्ड में हम क्या क्या गलती करते हैं. जैसे इसकी बात कर लेते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम. सरफेस एरिया वॉल्यूम में कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पाई की वैल्यू इन क्वेश्चन गिवन रहती है. सपोज करो पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है इन क्वेश्चन, लेकिन हम क्लास में 22/7 लेने के इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि हमने उधर ध्यान ही नहीं दिया. वहां 3.14 गिवन है और हम 22/7 लेके सॉल्व किए जा रहे हैं. ऐसे केस में क्या होगा? वो पूरा जीरो कर देंगे. बात समझ में आ रही है क्या? स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल ले लो. स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में अगर चार्ट बनाना है, वो चार्ट पेंसिल से ही बनना चाहिए. ग्राफ का क्वेश्चन ले लो. ग्राफ के क्वेश्चन में ग्राफ पेपर पर अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो मार्क्स जाएगा ही, ये पक्का है. मैंने ऐसे कितनी कॉपीज देखे जिसके ग्राफ के पेपर में ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है. तो याद रखना, ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन नंबर लिखना है, ग्राफ पेपर पर स्केल लिखना है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट या 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट. वो डिपेंड करता कि कैसा हम क्या बना रहे हैं. सपोज करो हमने 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है या 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है. वो डिपेंड करता है कि जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही हम करेंगे. बात समझ में आ रही है? पेपर को नीट एंड टाइडी रखना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता. अगर आपके पेपर में 3-4-5 पेज तक बहुत कम गलतियां निकली या बिल्कुल गलतियां नहीं निकली, तो आपको पता है एग्जामिनर फिर क्या करता? वो क्वेश्चन नंबर देखता, फाइनल आंसर देता, मार्क्स देता रहता, क्योंकि उसको भी बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टाइम में पेपर चेक करके खत्म करना रहता. याद रखना, अगर राइटिंग खराब है तो वो उसका खुन्नस उसी पेपर में निकालता. अगर कुछ गलती हो गई है, सपोज करो तुमको लिखना था sin थीटा इज इक्वल टू 5, बाद में पता लगा नहीं ये तो cos है, तो ये ऐसा नहीं करना. अगर तुमने ये
गलत कर दिया तो सिर्फ एक, बस स्क्रम्बल नहीं करना उसको। अब कुछ वीकनेस के बारे में, वीकनेस से हमको सिर्फ और सिर्फ सीखना है। अब तुम बोलोगे कि वीकनेस हमको कैसे सिखाएगा? बेटा हमारे बोर्ड से पहले हमारा स्कूल हमसे प्रीलिम्स लेता। प्रीलिम्स मैं बता रहा ईमानदारी से 50% से ज्यादा वीक पॉइंट हमारा प्रीलिम्स हमको बता देता, हम यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना। और एक बात मेरी मानना, आप घर में बैठ के अगर सॉल्व करते भी हो तो उस एग्जामिनेशन वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है आपको घर में, अपने कमरे में। घर वालों से बोल देना कि 3 घंटा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तुम 3 घंटे के लिए बाहर नहीं जाओगे, पानी वानी लेके बैठना है, कुछ भी हो तुमको डिस्टर्ब नहीं होना है वहां पर, ठीक है। मैंने टेस्ट पेपर चेक करते वक्त एक और चीज नोटिस की है कि बच्चे, जैसे अभी मैंने मेंसुरेशन का लिया सरफेस एरिया वॉल्यूम, सपोज करो एक वैल्यू आया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 15, स्टूडेंट 15 लेकर के छोड़ देते, यूनिट कौन लिखेगा? यूनिट लिखने पर मार्क्स जाएगा। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि स्टूडेंट पेपर सॉल्व करते 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 लास्ट लाइन तक आ गया और लास्ट लाइन के नीचे मार्जिन के पास आ गया और वहां भी अब उसके पास एक ही 2 स्टेप बचा, वो वहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो काम नहीं करना। जब आपका आंसर पेपर आपके पास से हटता है और दूसरे तरफ जाता है तो वहां वो आप उसका जितना केयर करते हो ना, दूसरे लोग नहीं करते, वो ऐसे उठा के बंडल के बंडल फेंके जाते हैं। सपोज करो एकदम जो बॉटम लाइन है वो किसी रीजन से फट गया और बॉटम लाइन में ही तुमने फाइनल आंसर लिखा है 15 मीटर क्यूब। अब क्या होगा? तो ये भी एडवाइस है कि ऐसे केस में अगर कुछ है, आप बॉटम से 2 लाइन छोड़ करके काम करना, क्योंकि अगर कुछ वियर एंड टियर अगर हो भी रहा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई करना जितने भी इज इक्वल टू है वो सब एक लाइन में रहे। एलएचएस में जो भी आंसर हो, सपोज करो यहां दिया गया है tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4, फिर tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस cos थीटा, फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस cos थीटा। आप देखो ये सारे इज इक्वल टू एक के नीचे एक आ गए। कॉपी पर प्रेजेंटेशन आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। बात समझ में आया? पेपर में हर वो क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉ डायग्राम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेयर डायग्राम इज रिक्वायर्ड। मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसे ही बता दे रहा, हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम पे मार्क्स मिलेगा तो वहां डायग्राम चाहिए ही चाहिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके थ्योरम्स में कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डायग्राम बाय ओनली पेंसिल, कॉन्फिडेंस रखना। और सबसे बड़ी बात है, अभी यू हैव सरप्लस टाइम, इस टाइम को अगर आप यूज करेंगे और जितनी बातें मैंने आपको बताई है उसको आप करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू।